हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है सौर परिवार, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ये हम पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम्स में तुमसे पूछी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये हम किस विषय में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक संयुक्त शब्द है, जियो प्लस ग्राफी। इसका अर्थ है, जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन, पढ़ाई उसकी। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी का वर्णन करना, ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी का अर्थ है। ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी बता दूं आप लोगों को। ज्योग्राफी के जो फादर हैं, जनक जो हैं इस सब्जेक्ट के, वो हैं हिकेटियस। अब आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड, वही लोगों, अब आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगी। जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमें जो भी आकाश में ऊपर दिख रहा है वो सब क्या कहलाता है? आकाशीय पिंड कहलाता है, सेलेस्टियल बॉडीज। उसमें से तारे एक हैं, तारों को आपने कई कई आकार में देखा होगा। कभी तो वो कोई एक चम्मच जैसी बना लेते हैं 7 तारे मिलकर के, कभी एक पांडा जैसा बना लेते हैं, बेर जैसा बना लेते हैं। तो उनके जो इस आकार को हम लोग क्या कहते हैं? किसी को याद है? नक्षत्र मंडल। टोटल 88 नक्षत्र मंडल खगोलविदों ने अभी तक पहचाने हैं, जाने हैं। उसमें से कुछ आपकी किताबों में है, उर्सा मेजर, ओरियन, कई सारे। यस, ये सब कॉन्स्टेलेशन है जी, बिल्कुल। अब ये हो गया हमारा सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। अब इन सब से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है जो तुम लोग जानोगे कि अभी मैंने आपको क्या बताया? कॉन्स्टेलेशन, तारों का समूह है ना, तारे मिलकर के एक आकार बना रहे हैं। बच्चों, ये तारा, ये ग्रह, ये पृथ्वी, सूरज, ये सब लोग एक साथ जिस जगह हैं हम उसे क्या कहते हैं? क्या रेनाउंस वर्ड है उसके? उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा। ठीक है बेटा, ये जो आकाशगंगा है, अगर हम ये माने कि ये एक ही है जहां हम हैं, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है, नहीं बच्चों, कई सारी आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब। और ये इतनी सारी आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड आप लोगों के सिलेबस में है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कक्षा 6 की पहले वाले चैप्टर में है, लास्ट में आपको दिया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखते हैं। लगभग 13 अरब वर्ष पहले हम मान के चलते हैं कि जो ब्रह्मांड था वो एक छोटा गर्म सघन गोला था। गर्म, छोटा तो नहीं बोलूंगी, गर्म और सघन गोला था। और ज्यादा गर्मी और सघनता की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट की वजह से ये जितने भी ग्रह बने हैं वो सब इस विस्फोट की वजह से बने। तारे बने, ग्रह बने, ये सब चीजें बनी। ठीक, इस थ्योरी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एग्जैक्टली ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे इतनी सारी आकाशगंगाएं बनी, इसका एक बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पुख्ता दिखता है वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसको दिया था एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। इस थ्योरी को इन्होंने दिया था। इस थ्योरी के आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, समय लगा, ये जितने भी ग्रह थे, उपग्रह थे, उसके बाद कुछ करोड़ वर्ष बाद तारे बने, सूरज बना, फिर इस तरह से कई सारी गैलेक्सियां बनी। गैलेक्सियां यानी कि कई सारी आकाशगंगाएं बनी। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। तो बच्चों, सबसे पहले इस ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स कहेंगे। इस यूनिवर्स की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी जो कि एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दी, किस आधार पे हुई ये हमने जाना।
जो ब्रह्मांड है वो वास्तव में एक ग्रुप है गैलेक्सीज का, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं जो मिलकर के ब्रह्मांड को बनाई है। लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है। और फिर ये गैलेक्सी या आकाश गंगा क्या है, ये क्या है, ये कई सारे तारों और ग्रहों का मिलकर के समूह है। लगभग 100 अरब तारे मिलकर के एक गैलेक्सी को बनाया है, यानी सबसे ऊपर है ब्रह्मांड जो गैलेक्सियों के समूहों से बना है। फिर एक गैलेक्सी कई सारे तारों का समूह है, तारे हैं, ग्रह हैं, ठीक। अब कई सारे तारों के हमने आकार और उनको पढ़ा, उनको हमने क्या बोला, नक्षत्र मंडल पढ़ा ना, नक्षत्र मंडल बोला था हमने, कॉन्स्टलेशन पढ़ा था। कितनी कौन नक्षत्र मंडल अभी तक सर्च हैं, ये हमने जाना है ना। अब बेटा हमारी जो मंदाकिनी है, जो हमारी आकाश गंगा, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम है दुग्ध मेघला, मिल्की वे, मंदाकिनी। अब हम अपनी आकाश गंगा पर आ जाते हैं, हमारी पर्सनल वाली पर। बेटा ये हमारी आकाश गंगा का मैंने आकार बनाया हुआ है, ये लगभग एक तश्तरीनुमा स्पाइरल शेप्ड की है, जिसमें बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा काला सा धब्बा है, ब्लैक होल, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। और उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण सारे ग्रह और जो सूरज है वो अपनी जगह पर टिके हुए हैं, या आप कह दें कि परिभ्रमण और परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ये ब्लैक बिल्कुल इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि उस पर प्रकाश का की किरणें भी जाती हैं तो ये उसको भी अवशोषित कर लेता है। अब ये हमारी आकाश गंगा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, आकाश गंगा का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आकाश गंगा का पहला सदस्य, हम जो हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं सोलर सिस्टम का, सूरज। सूरज के बारे में जानते हैं बेटा। सूरज जो है हमारी आकाश गंगा के मध्य से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और वो भी आकाश गंगा का एक चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, और लगभग 25 करोड़ वर्ष उसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में। उसको हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, उसका वो जो टाइम पीरियड जिसमें वो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर घूमता है, बिल्कुल। कितना समय लगता है अपने अक्ष पर? 25 दिन। और ऐसे करके घूमता है, परिक्रमण करता है, यस, 25 करोड़ वर्ष। ठीक, डन हो गया, 25 करोड़ वर्ष। बेटा सूरज की अगर मैं बात करूं, सूरज बहुत गर्म है, क्या है, गैस का गोला है ना। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है लगभग 71% और हीलियम है लगभग 26%। बाकी की अन्य गैसेस भी हैं। ये आग का गोला जो है, इसके सेंटर में अगर हम टेम्परेचर देखें तो लगभग 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर सेंटर में रहता है, और बाहर थोड़ा कम टेम्परेचर है, जो इतना कम भी नहीं है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर रहता है। ठीक है बच्चों। सूरज की अभी मैंने उम्र बताई, लगभग 5 अरब वर्ष। यस, 5 अरब वर्ष इसकी जो है इसका टाइम पीरियड है। सूरज बेटा गैस का गोला है, तो कौन सी गैसों का गोला है? यस बेटा, 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाते हैं, और इस बेटा 2 नाभिकों के मिलकर के एक बड़े नाभिक के मिलने को क्या कहते हैं? बनने को 2 नाभिक बनकर एक चीज बन रहे हैं, उसे बोलेंगे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है कि एक नाभिक टूट करके 2 में बिखर गया, ये तो होता है फिजन, यस, नाभिकीय विखंडन। और यहाँ तो 2 मिलकर के एक बन रहे हैं ना, तो ना कि, ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी की वजह से इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी और ऊर्जा है, इसके अंदर इतना सारा, इसके अंदर टेम्परेचर इसका इसीलिए हाई रहता है। डन है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा सूरज के बाद हम सारी की सारी प्लैनेट्स को एक लाइन से स्टडी करेंगे, सारी प्लैनेट्स हमारी जितनी भी हैं, लाइन से, क्रम से। किसी को याद है? किसी को क्रम से याद है क्या? टोटल कितनी है? 8। लगभग पहले तो 9 थी, है ना, हट गई। कौन सी हट गई? प्लूटो। 2006 जो है के बाद से प्लूटो को हमने हटा दिया, उसे डॉर्फ प्लैनेट में डाला है हमने। डॉर्फ यानी वो एक तो बहुत दूर थी,
है ना, बहुत दूर थी, इसलिए हम उसे और वहां पर ठंडक भी ज्यादा थी, हमने उसे अपनी 8 ग्रह में नहीं लिया हुआ है। हम जो हमारे अभी फिलहाल सोलर सिस्टम में मेन ग्रह हैं वो हैं 8। सबसे पहला ग्रह, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं। यस, बुध। बस 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 डिस्कस करते चलेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहले बुध आता है। बुध के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के नजदीक है। नहीं, सबसे गर्म नहीं, ये सबसे छोटा ग्रह है। अब इधर प्लीज देखते जाइए, सबसे छोटा और सूर्य के नजदीक ग्रह है, सूर्य के निकट। रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म। ये किसकी खासियत है? बुध की। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है और सबसे कम समय लगता है बुध को सूरज की परिक्रमा करने में, मतलब चक्कर लगाने में। कितने दिन? 88 डेज लगते हैं इसको सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, डन। ये पहला हो गया। दूसरा वाला बुध के बाद शुक्र। शुक्र को हम लोग कहते हैं वीनस। वीनस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद हो जाएगा यही आपको। ठीक है, ध्यान से, लाइन से। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह। आपको क्वेश्चंस में कहीं कहीं सिस्टर ऑफ अर्थ करके क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन, भगिनी, ऐसे करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो शुक्र है। इसके अलावा इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, ये भी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांझ का तारा, भोर का मतलब सबसे ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऊपर कि ये ज्यादा जितने भी ग्रह हैं 8 में से 6 ग्रह सुई की घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मूव करते हैं, जबकि ये घड़ी की सुई की दिशा में मूव करता है, यानी दक्षिणाव्रत मूवमेंट है इसका, क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत ये मूव करता है। दिमाग में रखेंगे बिल्कुल। ऐसे 2 ग्रह, एक है शुक्र और एक है अरुण, ये दोनों दक्षिणाव्रत मूवमेंट करते हैं। इसका कोई उपग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, तो सबसे गर्म चमकीला, सबसे गर्म चमकीला, और क्या बताया था मैंने? पृथ्वी के निकट, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। 3rd नंबर पर आता है अर्थ। पृथ्वी, अर्थ, नीला ग्रह, पानी है, नीला ग्रह भाई, इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब इम्पोर्टेंट चीज सुन लीजिए, ये पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो ये पृथ्वी का तला हो गया जी, है ना। अब ये पोज है, मान लो सपोज करो, तो ये पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है ना, है ना। पृथ्वी अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री अपने कक्ष तल से और इसके अक्ष के बीच में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष तल पर बने लंब से, ये लंब अगर मैं ऐसा बना दूं तो उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने कक्ष तल के पर बने लंब से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये हमने इसके ध्रुवों से एक लाइन खींच दी, इसे हमने कह दिया अक्ष। डन। अब ये झुक गई, अब ये इसका कक्ष तल हो गया, ठीक है, डन। अब ये झुक गई तो कक्ष तल से कितना झुकती है? 66.5 डिग्री। इसका अक्ष और कक्ष तल 66.5 डिग्री। ये पृथ्वी का कक्ष, ये अक्ष है, ठीक है, ये पृथ्वी का कक्ष तल है। अब ये अक्ष और कक्ष के बीच में कितना? 66.5 डिग्री, डन है। और ये अक्ष और कक्ष तल पर बने लंब पर अगर हम एक लंबा लाइन ड्रॉ करें 23.5 डिग्री, ठीक है, डन है। ये अपनी जगह पर भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है,
ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले ये घूर्णन करती है ना, है ना, अपनी जगह पर घूमती है, कितना समय लेती है? 24 घंटे है एक चक्कर लगाने में। उसको बिल्कुल ऐसे 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 24 घंटे हो गया। ये एक अपनी जगह पर ही चक्कर लगाने का ये इतना समय लेती है, ये इतना समय लेती है। याद हो जाता, ठीक है, बाकी 24 घंटे तो याद ही रहेंगे। नेक्स्ट है, ये परिक्रमा भी करती है, यस करती है, रिवॉल्यूशन। तो ये उसमें कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब आप राउंड ऑफ 6 घंटे बोल दो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है जो वो लेती है। आप इसको बोल सकते हैं 365 दिन 6 घंटे, और हर 4 साल बाद ये 6 घंटे जोड़ के एक दिन बन जाता है, और 366 दिन हो जाते हैं, और लीप वर्ष हो जाता है जो फरवरी में जोड़ता है, 29 दिन हो जाते हैं फरवरी में। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये गलत नहीं है, इसको ध्यान से, ये उसको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो उसको अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने में लग रहा है, ये सूरज के चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम है। इसको आप राउंड ऑफ करके 365 दिन 6 घंटे बोल देते हैं, इसको 24 घंटे बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल। मंगल 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 को मार्स। मार्स बेटा, मार्स के ऊपर अभी कोई मिशन हुआ था? कब? मंगलयान गया था, मंगलयान गया था। चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसकी वजह से? इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन के ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरा जान लीजिए। इसका कोई उपग्रह नहीं था, इसका भी कोई उपग्रह नहीं था, इसका एक था, इसके 2 हैं, फोबोस और डिमोस। 2 उपग्रह हैं इसके पास, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पूरे ब्रह्मांड में अगर हम अपनी पृथ्वी पर देखें तो सबसे ऊंचा जो पहाड़ की चोटी है वो कौन सी है? पर्वत की चोटी? माउंट एवरेस्ट। 8,848 है ना, है ना। अभी नया थोड़ा आगे इनहेंस होके आई है कि उसका जो मेजरमेंट है वो 2 मीटर और बढ़ गया है, 8,850 मीटर हो गया है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी मैं देखूं तो वो पूरे ब्रह्मांड की वो मार्स पर है, जिसका नाम है निक ओलंपियस। निक ओलंपियस, ठीक, समझ में आ गया? निक ओलंपियस। ये इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुक्स में नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो हो गई पूरे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी। अब ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मार्स पर ही है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। आप इन्हें लिख लीजिएगा, ओलिपस मेसी। ये क्या है? ओलिपस मेसी क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूरे ब्रह्मांड में, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। और ये क्या है? सबसे बड़ा पर्वत। मंगल पर आ गए, मार्स तक आ गए, हम मार्स तक आ गए। ये सारी चीजें जितनी भी लिखे ना, सब वर्ड टू वर्ड लिख लेना। 5th नंबर पे कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। यस, बृहस्पति, जुपिटर। मैं यहाँ रब नहीं कर रही हूँ कुछ भी, आप आराम से लिखिएगा, आप आराम से लिखिएगा। यस, बृहस्पति। क्वाइट,
ये सारे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता है इसको अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। यस, अपनी जगह घूमने में इसको पता है कितना टाइम लगता है? कुल 10 घंटे। 10 घंटे में अपनी जगह पे घूम लेता है, 10 घंटे। बेटा इसके उपग्रह कितने हैं? 69 उपग्रह हैं इसके पास, और 69 उपग्रह हैं बृहस्पति के पास, नहीं 69 है, और 69 उपग्रह इधर देखिए सामने, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें लिखते जाइए। सबसे बड़ा ग्रह है, अपने अक्ष पर 10 घंटे में घूमता है, 69 इसके खुद के उपग्रह हैं, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। ठीक, डन। बृहस्पति के बाद अगला बताइए। यस, शनि। क्या बोलते हैं? सैटर्न। ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके पास भी एक उपग्रह है जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट करते जाइए। शनि की खासियत बेटा ये और है कि इसका घनत्व बहुत कम है, इवन इसको अगर पानी पर रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। इसके बारे में खासियत है, ये ध्यान रखिएगा। सारे ग्रह कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब की ओर। कौन से 2 ग्रह थे जो पूरब से पश्चिम घूम रहे थे? शुक्र और अरुण। गुड। सैटर्न के बारे में कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ मैंने बताया क्या आपको कि इसके टोटल उपग्रह है 62, और इसका इंपॉर्टेंट उपग्रह है टाइटन। अब अगला आता है अरुण। अरुण को क्या कहते हैं? अरुण को यूरेनस। यूरेनस। टोटल उपग्रह कितने हैं इसके? 27। इसके बारे में खास बात, इसकी खास बात है कि ये दक्षिणावर्त मूवमेंट करता है, यानी ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज पता है, बताया ना मैंने अभी। यस। अरुण के बाद अगला ग्रह आता है वरुण। वरुण यानी नेपट्यून। इसके टोटल उपग्रह हैं 14। ये इसके उपग्रह थे 2। तो आप लोगों ने इनके उपग्रह, इनका क्रम, इनके बारे में कुछ खास बातें, सब कुछ अच्छे से कर लेनी है। ये हो गया है तो मैं आगे 3 पॉइंट्स और रह गए हैं, वो और बता दूं। दो चीजें हमने छोड़ दी। सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूरज से पृथ्वी की दूरी, यस, 15 करोड़ किलोमीटर। सूरज से पृथ्वी की दूरी 15, क्या बताया? करोड़ किलोमीटर। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो ये है पृथ्वी और सूरज हमेशा एक ही दूरी पर रहते हैं, फिर घटती बढ़ती रहती है क्या? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ ऐसे एक ही गोले में चक्कर लगा रही है क्या? नहीं। कैसी? अंडाकार है ना वो अंडाकार है, यानी कभी तो पृथ्वी बहुत पास आ जाएगी और कभी क्या होगा? कभी वो बहुत दूर हो जाएगी। यानी कि पास आएगी तो दूरी कम हो जाएगी और दूर जाएगी तो दूरी बढ़ जाएगी। बच्चों, जब पृथ्वी दूर जा रही होती है तो वो कौन सा ऐसा दिन होता है जो पृथ्वी सूरज से दूर होती है? बिल्कुल 4 जुलाई। और 3 जनवरी वो दिन है जब पृथ्वी सूरज से सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होती है।
ठीक है, डन है ये। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस वजह से 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या होता है, सर्दियां होती है हमारी तरफ। हम उत्तरी ध्रुव में रहने वाले हैं ना, तो हमारी तरफ सर्दियां होती हैं। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन रोटेशन, तब हम समझेंगे इसको। पृथ्वी से सूरज तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, सॉरी, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश जाने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। यस, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश जाने में। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। यस, और ब्रह्मांड वर्ष भी मैंने बताया था, वो भी क्या है? दूरी का मात्रक। जल्दी करिए। यस, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। शुक्र को क्या लगता है? चक्कर है बेटा, सबके चक्कर कितने टाइम में लगते हैं इतना मत करिए। जो सबसे कम समय लगा रहा है वो है 88 डेज बुध मरकरी, और सबसे जो ज्यादा समय लगा रहा है वो है आपका लास्ट वाले का कौन सा है हमारा? वरुण। उसको लगते हैं 164 वर्ष। वरुण को 164 वर्ष लगते हैं सूरज का चक्कर लगाने में, 164 वर्ष। और सबसे कम समय लगता है बुध को, 88 दिन। ठीक, इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं बस वही कर लीजिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसका उपग्रह सबसे बड़ा वाला ज्ञानीमेड है, उसके पास टोटल 69 उपग्रह हैं। उसको 10 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में। सबसे कम समय कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में लेता है? बृहस्पति। उस चंद्रयान के बारे में किसको पता है कि वो कहां से लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था? किसी को याद है? सबसे पहली बात 5 नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश हमारा एक स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश में एक ये इसरो का मिशन था। पहली बात, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया था। और बेटा कोई भी हम लोग सैटेलाइट्स या कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उसके लिए लॉन्चर्स होते हैं ना, प्रक्षेपण यान होते हैं, PSLV GSLV बताया था। तो ये PSLV, फुल फॉर्म बताओ इसका, फुल फॉर्म। यस, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है ना, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-25 से इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013। और इस मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन। इसको शॉर्ट में कहा गया मॉम्स। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 में हुआ था। यस, डिमोज, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना। 5 नवंबर 2013 आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, और लॉन्च हुआ था PSLV C-25 से। मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स MARS मार्स, ठीक, मॉम्स मिशन। फोबोस डिमोज है, ये ड है, डिमोज। अब कुछ छूटा तो नहीं है? ये भी एक्चुअली पूरा नहीं है, अभी सिर्फ ग्रह हुए हैं, सूरज हुआ है, गैलेक्सीज हुई हैं, अभी ये काफी बचा है इसमें, पर ये मुझे लगता है आज के लिए काफी है।